नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और इससे पहले हम लोग एसिड, बेसिस और साल्ट के बारे में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे। और आज हम लोग देखेंगे कि जो एसिड, बेस और साल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा उनके प्रति क्या क्या अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे एसिड के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रो अम्ल। ऑक्सी अम्ल वो कहते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ऑक्सी अम्ल का हम लोग उदाहरण लें तो नाइट्रिक अम्ल, यानी जिसको हम लिखते हैं HNO3। ठीक है, तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल में देखिए ऑक्सीजन भी उपस्थित है और हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो ये कैसा अम्ल है? एक ऑक्सी अम्ल है। दूसरा है हाइड्रो अम्ल। हाइड्रो अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कैसा अम्ल होगा? एक प्रकार का हाइड्रो अम्ल होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन आयन दान करने के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दुर्बल अम्ल और दूसरे होते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो है आयनन के बारे में जानना होगा। आइए देखते हैं आयनन। तो अम्ल और क्षार की जो प्रबलता होती है, अम्ल की भी और क्षार की भी, वो किसके ऊपर निर्भर करती है? आयनन की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। और ये जो आयनन होगा वो किस में होगा? ऐसे पदार्थों में होगा जो विद्युत अपघट्य होंगे। अब विद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ होते हैं? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो कि धन आयनों और ऋण आयनों में विभाजित हो जाते हैं। किन पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहेंगे? जिनका अपघटन हो जाता है और अपघटन के पश्चात वो धन आयन और ऋण आयन में वियोजित होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? आयनिक यौगिक, वो क्या होंगे? विद्युत अपघट्य होंगे। ठीक है, अब इसकी प्रबलता निर्भर करती है आयनन की मात्रा के ऊपर। आयनन की मात्रा का अर्थ यह है कि आयनों में वियोजित अणु बटे कुल अणु। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कि कुल अणुओं की संख्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुल अणुओं की संख्या मान लीजिए 100 है। ठीक, और जब हम इसको जल के अंदर डालते हैं, ठीक, जल के अंदर डालते हैं तो 100 ही जल के अणु भी हैं, H2O के अणु भी 100 हैं। ठीक, तो कुल अणुओं की संख्या 100 + 100 कितना हो गई? 200। ठीक, तो ये हमारे कुल अणुओं की संख्या हो गई। अब इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के मान लीजिए 20 अणु जो है, 10 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 10 अणु जल के वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, इनका वियोजन हो जाता है। ठीक, तो 10 दूनी 10 और 10 20 हो गया। अब इस सूत्र में आप रख के देख सकते हैं 20/200। ठीक, तो अगर आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 0.1। तो यहाँ पर कितने अणुओं का वियोजन हो रहा है? 0.1% अणुओं का वियोजन हो रहा है। 0.1 अणु का, है ना? मतलब कुल अणुओं में से 0.1% अणु क्या हो रहे हैं? वियोजित हो जा रहे हैं। ठीक, अब आयनन का अगर आपको प्रतिशतता निकालना है, ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना कि 200 अणुओं में से 20 अणु वियोजित हो रहे हैं। ठीक, तो मतलब यहाँ पर 0.1 अणु का ही वियोजन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना चाहें कि यह 0.1 की प्रतिशतता कितनी है 200 अणुओं के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप आयनन की मात्रा का गुणा 100 से कर सकते हैं। कितना हो गया? 0.1 गुणित 100। आयनन की प्रतिशतता निकालने के लिए 100 का गुणा 0.1 से करेंगे तो कितना आएगा? 10%। ठीक,
तो यहाँ पर आयनन की प्रतिशतता 10% आ रही है। यहाँ दिख भी रहा है कि 20 अणु अगर 200 में से वियोजित हो रहे हैं, मतलब 10% अणु वियोजित हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आयनन की मात्रा होगी उतना ज़्यादा अम्ल प्रबल होगा। अम्ल या क्षार क्या होगा? प्रबल होगा। यहाँ अगर आयनन की मात्रा कम होगी, यानी प्रतिशतता आयनन की कम होगी, तो अम्ल और क्षार की प्रबलता क्या होगी? कम होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आयनन की मात्रा 0.1 की जगह 0.2 होती। आपको ऐसे प्रश्न पूछ दे कि 2 अम्ल है जिसमें से एक के आयनन की मात्रा 0.1 है, जलीय विलयन में आयनन की मात्रा 0.1 है, और दूसरे के जलीय विलयन में आयनन की मात्रा 0.2 है। बताइए दोनों में से प्रबल अम्ल कौन है? ठीक, तो आप क्या बताएंगे? जिसके आयनन की मात्रा 0.2 होगी वो ज़्यादा प्रबल है, उसके ज़्यादा अणु विघटित हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आयनन की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि अम्ल और क्षार क्या है, प्रबल है या दुर्बल है। ठीक, आयनन की मात्रा को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है विलायक की प्रकृति। विलायक यानी जैसे अभी मैंने बताया ना कि अम्ल को हम किसमें घोल रहे थे? जल के अंदर। तो जल भी एक विद्युत अपघट्य है, तो वहाँ पर हम जब जल में अम्ल को घोलेंगे तो जल के अणु भी क्या होंगे? विघटित होंगे। अगर विलायक आपका सहसंयोजी प्रकृति का होगा तो वहाँ पर आयनन की दर क्या होगी? कुछ कम हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं ताप। ताप को यदि वृद्धि करते हैं तो आयनन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब अगर आयनन आप पूरे अणुओं का आयनन कराने का प्रयास करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य कैसा होगा? अगर आयनिक यौगिक होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सरलता से आयनन की मात्रा ज़्यादा होगी, और अगर वह सहसंयोजी यौगिक होगा तो वहाँ आयनन की मात्रा 0 होगी। जैसे कि आपको अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि HCl और कार्बोहाइड्रेट, ठीक, दोनों का जलीय विलयन बनाते हैं। ये प्रश्न पुस्तक में भी दिया हुआ है 10th क्लास की, ऐसा ही प्रश्न है मिलता जुलता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट दोनों का जलीय विलयन बनाया जाता है। दोनों की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो जलीय विलयन होगा उसके जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। जबकि कार्बोहाइड्रेट के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक आयनिक यौगिक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक जो है आयनन के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, वह आयनित नहीं होगा, क्योंकि उसके मध्य में कौन से बंध हैं? सहसंयोजक बंध है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। तो जैसे ही जलीय विलयन में जल के अंदर वह विलय होगा, क्या होगा? उसके जो आयनिक बंध है वो अपने आयनों में टूटना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं विलयन में सम आयन की उपस्थिति। तो अगर विलयन में समान आयन होता है तो वहाँ पर भी आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे HCl उपस्थित है और उसी के अंदर जल उपस्थित है। ठीक है, तो H2O। अब जब विघटन होगा, है ना, तो यहाँ पर HCl के अणु धन आयन, क्लोरीन ऋण आयन, और जल के अणु हाइड्रोजन धन आयन, और फिर हाइड्रोजन धन आयन और ऑक्सीजन 2 ऋण आयन, ऐसे टूट जाएंगे। अब यहाँ देखिए जो विलयन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? ज़्यादा उपस्थित, यहाँ पर समान आयन का सांद्रण ज़्यादा होने के कारण वो तत्काल से निगेटिव चार्जों के साथ में जुड़ के पुनः यौगिक का निर्माण करेंगे। तो कभी भी यहाँ पर 100% आपको आयनन प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समान आयन की उपस्थिति यहाँ पर ज़्यादा है। तो समान आयन की उपस्थिति क्या करती है? विलयन में आयनन की मात्रा को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद है विलयन का सांद्रण। ठीक, तो विलयन का सांद्रण अर्थात वहाँ पर जब हम लोग विद्युत अपघट्य की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो समान आयन की उपस्थिति ज़्यादा होती जाती है।
तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के अंदर डाल रहे हैं ना, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे विघटन की दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो विलयन का सांद्रण बढ़ाने से जो आयनन की दर है वह क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। आइए पुनः वापस देखते हैं इससे संबंधित वैज्ञानिकों के अभिमत। तो एसिड से संबंधित अवधारणाएं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी हैं वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली है आर्हीनियस की अवधारणा। आर्हीनियस का कहना था कि जो अम्ल होते हैं वो एक हाइड्रोजन धन आयन का दान करने वाले होते हैं या हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। और आर्हीनियस के अम्लों का उदाहरण में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बता सकते हैं। उसी प्रकार से ब्रांस्टेड और लारी नामक दो वैज्ञानिकों ने कहा कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा लुईस नामक एक और वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि ऐसे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। ठीक है, या अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो लुईस अम्ल का उदाहरण है यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं बेस के बारे में। बेस यानी कि क्षार। ठीक, तो क्षार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं क्षारक। एक होते हैं जल में विलय, जो जल में विलय हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो जल में अविलय होते हैं उनको हम क्षारक ही कहते हैं। ठीक है, तो कहने के लिए ये दोनों ही क्षारक हैं, किंतु जो जल में विलय होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्षारक से संबंधित भी विभिन्न वैज्ञानिकों की अवधारणाएं यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे लुईस की अवधारणा, अम्ल को उन्होंने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्राही। ठीक है, स्वीकार करने वाला। उसी तरीके से उन्होंने जो क्षारक था उसको कहा ऐसे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने में सक्षम होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन युग्म से अगर नहीं समझ रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर अमोनिया के अंदर, अमोनिया क्या है, एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षार है। तो अमोनिया के अंदर क्या होगा, ये 3 नाइट्रोजन यहाँ पर संयोजित हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर संयोजित हो गए अमोनिया के साथ। पर यहाँ देखिए एक जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है। तो ये क्या कर सकता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य तत्व के साथ शेयर कर सकता है, साझा कर सकता है ना, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ कर लेता है। तो यहाँ पर NH4 धन आयन, अमोनियम आयन बनता है ना। तो ये अमोनियम आयन कैसे बन रहा है, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक क्षार है। कौन सा क्षार है, लुईस क्षार है। और ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में किसको जोड़ता है, एक अतिरिक्त हाइड्रोजन को आकर्षित करके जोड़ लेता है और अमोनियम धन आयन बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लुईस अम्ल भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रांस्टेड और लारी। ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार जिस प्रकार अम्ल प्रोटॉन के दाता होते हैं, ठीक है, यानी एक धन आयन प्रदान करने वाले होते हैं, उसी तरीके से जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन के ग्राही होते हैं, अर्थात ये ऋण आयनित होते हैं और एक प्रोटॉन यानी धन आयन को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, अंत में यहाँ पर क्षार के संबंधित अर्हीनियस की परिभाषा के अनुसार जो क्षार होते हैं, जिस प्रकार अम्ल धन आयन को प्रदान करने वाले होते हैं हाइड्रोजन को, उसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन का दान करने वाले होते हैं। क्षार क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन को दान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अम्ल और क्षार से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को हमने देख लिया। आइए अब अपनी इस वीडियो में हम लोग साल्ट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, साल्ट यानी कि लवण। लवण किन पदार्थों को कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं
उनको हम लवण कहते हैं। इस अभिक्रिया में जल भी उत्पन्न होता है। तो ये साल्ट की परिभाषा आप लिख सकते हैं। साल्ट क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं और इस अभिक्रिया में जल भी उत्पन्न होता है। ठीक है। साल्ट जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य साल्ट जिसमें जो धन आयन होता है और ऋण आयन उपस्थित होता है, यानी अम्लीय और क्षारीय पार्ट जो उसका होता है, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। साल्ट जो है 2 मूलकों से मिलके बने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो साल्ट होते हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है। इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो 2 भागों में बढ़ता है, हाइड्रोजन धन आयन में और क्लोरीन ऋण आयन में, यानी क्लोराइड आयन में। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है वो भी 2 भागों में टूटता है, सोडियम धन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। इधर देखने पर आपको पता चलेगा कि जो क्लोरीन ऋण आयन है वो एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व उन्हें कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के ग्राही होते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से सोडियम धन आयन जो है वो एक प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं। तो यहाँ पर प्रबल विद्युत धनात्मक और प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, यानी दोनों तरफ बैलेंस कैसा है? समान है। दोनों तरफ बैलेंस कैसा है? समान है। तो इसी कारण ये एक सामान्य लवण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो भाग हमको अम्ल से प्राप्त हुआ है, यानी क्लोराइड आयन, ये देखिए क्लोराइड आयन, ये क्या कहलाएगा? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्यों कहलाएगा? क्योंकि साल्ट का यह पार्ट हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? अम्ल से प्राप्त हो रहा है। ठीक, उसी तरीके से साल्ट का दूसरा भाग जो हम देखते हैं सोडियम धन आयन, वो हमको किससे प्राप्त हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि क्या है? एक क्षार है। तो ये क्या कहलाएगा? क्षारीय मूलक। ये क्या कहलाएगा? क्षारीय मूलक। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी साल्ट 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक अम्लीय मूलक होता है, एक क्षारीय मूलक होता है। ठीक है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। और इसमें कौन सा जो पार्ट है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा या ज़्यादा विद्युत धनात्मक होगा, इसके ऊपर जो है लवण का प्रकार यानी साल्ट का प्रकार निर्भर करता है। तो सामान्य साल्ट वो होते हैं जिसमें विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक भागों की, यानी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की प्रबलता एक समान होती है। ऐसे साल्ट को सामान्य साल्ट कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहेंगे? जिसमें जो है जो अम्लीय मूलक होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ क्या है? ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है और इसमें जो हाइड्रोकार्बोनेट वाला पार्ट है ये क्या है? आपका अम्लीय मूलक है। ठीक, और ये अम्लीय मूलक सोडियम धन आयन यानी कि क्षारीय मूलक की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक, और ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, अर्थात जो लवण होगा वो कैसा होगा? हमारा अम्लीयता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अम्लीय मूलक उन्हें कहेंगे जिसमें, अम्लीय लवण उसे कहेंगे जिसमें अम्लीय मूलकों की प्रबलता क्षारीय मूलकों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहेंगे? अब जिस तरीके से यहाँ पर अम्लीय मूलक की प्रबलता अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रति आकर्षण अधिक होने के कारण ये अम्लीय लवण कहलाते हैं, उसी प्रकार से क्षारीय लवण किसे कहेंगे? ऐसे लवण जिसमें जो क्षारीय मूलक होता है उसकी प्रबलता अम्लीय मूलक की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो साल्ट होते हैं वो 3 होते हैं, सामान्य साल्ट, अम्लीय साल्ट और क्षारीय साल्ट। तो आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।